मंच पर विराजमान भारत डायमंड बुर्स के अध्यक्ष श्री अनूप भाई मेहता, श्री भरत भाई शाह, श्री अरुण भाई, मेरे छोटे भाई श्री उद्धव ठाकरे, श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री आशीष शेलार, श्री विनोद तावड़े जी, मंच पर विराजमान डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव और हिंदुस्तान को चमकाने की कोशिश कर रहे आप सब डायमंड के व्यापारी भाइयों और बहनों, अरे मेरे पीछे यहां पहुंचने तक मुझे अंदाज नहीं था कि ये कार्यक्रम भी इतने जोम और जुस्से से भरा हुआ होगा। किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, यूथ के कन्वेंशन में जाएं, वहां जो दृश्य दिखता है उससे भी ज्यादा जोश गरमे वाला दृश्य आप लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि रुपया गिरता चला जा रहा है, डॉलर ताकतवर हो रहा है, हीरे की चमक कम होती नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो न हो कि हीरे वालों की भी चमक कम हो जाए। लेकिन आज मुझे यहां दिखाई दिया, संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, लेकिन ये हीरे की तरह मजबूत है, इतने जल्दी इनकी चमक जाने वाली नहीं है। और हीरे का उद्योग ऐसा है, हर 2-4 साल के बाद कोई न कोई संकट आता है। और ये संकटों का सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। अब निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना है कि हीरे की चमक जैसे हमारे देश को भी चमक आ जाए, ये निर्णय आपको करना है। दोस्तों, हीरे बहुत चमकाए, अब वक्त है हिंदुस्तान को चमकाने का। और अगर आप निर्णय करें तो इस देश को चमकने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, इन दिनों देश को कई प्रकार के ग्रहण लगे हुए हैं। अनेक अनेक ग्रहों की छाया इस देश को तबाह कर रही है।
लेकिन ये काल अब ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का ही है। ठीक 9 महीने के बाद ये देश एक के बाद एक सब संकटों को परास्त करता हुआ नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज देश की हालत यह है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। भरोसा टूट चुका है। मित्रों, अगर कोई देश, कोई समाज, कोई परिवार एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो न वो परिवार खड़ा हो सकता है, न वो समाज खड़ा हो सकता है, न ही वो देश खड़ा हो सकता है। भरोसे का संकट है मित्रों। कल प्रधानमंत्री जी अमेरिका में नवाज शरीफ को मिले। उसमें तो भरोसा करो। वो मिले थे। बाद में भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्शनरी में जितने ताकतवर शब्द होते हैं वो सारे शब्द खोज खोज करके देश की जनता को परोसा गया। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, ये खबरें फैलाने की कोशिश की गई। 24 घंटे से टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में भारत सरकार की बात बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। आपने भी सुनी है ना? मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, क्या आपको भरोसा है? सरकार के किसी दावे पर भरोसा है? अंदर मिलकर के कोई बात की होगी ऐसा लगता है? मित्रों, ये संकट है। भरोसा टूट चुका है मित्रों। किसी चीज पे भरोसा नहीं है। आप किसी को एसएमएस करते हो, बाद में फोन करते हो, मेरा एसएमएस मिला? क्यों? भरोसा नहीं है। बेटी घर से जाए ऑफिस में नौकरी के लिए तो मां बाद में फोन करके पूछती है, बेटी पहुंच गई? क्यों? चिंता सताती है। चिंता सताती है कहीं वो पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी। मित्रों, देश में एक ऐसा माहौल बना है, इंसान का इंसान पर से भरोसा टूट चुका है।
देश का नौजवान कड़ी मेहनत करता है, मां बाप कष्ट उठाकर के बेटे को पढ़ाते हैं, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि पढ़ने के बाद जिंदगी ठीक से जीने का प्रबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उसका कारण यह है मित्रों कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार को ये पता नहीं है वो वहां बैठे क्यों है। सच बताता हूं, उनको पता नहीं जी, उनको पता नहीं, आप पूछ लीजिए। कहीं और जगह नहीं है इसलिए वहां बैठ गए। उनके साथ जो बैठे हैं उनसे भी व्यक्तिगत मिलिए आप। उनके जो यूपीए के पार्टनर है, यहां के भी है। अगर दोस्ती है, अगर आप तो व्यापारी हैं, आपकी दोस्ती होगी, और आप जैसे व्यापारियों की दोस्ती रखने में उनको भी मजा आता है। तो जरा प्यार से पूछिए कैसा चल रहा है, आप खुश है क्या? 9 साल आपने उनके साथ बिताए, संसार कैसा चला? मैं नहीं कह रहा हूं बेटो, वे खुद कहेंगे आपको व्यक्तिगत तौर पे कि हम तो दुखी हैं, छोड़े, कब छोड़े, कैसे छोड़े। मित्रों, हिंदुस्तान ने कभी भी ऐसी अवस्था नहीं देखी है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक धमाका हुआ और नई सोच, नई सरकार आने की खबर पूरी दुनिया को पता चल गया। उस एक हिम्मत भरे निर्णय का परिणाम यह हुआ कि पूरा विश्व अटल जी की बात को तवज्जो देने लगा, हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देने लगी। विश्व के बाजार में हिंदुस्तान के व्यापार की साख बढ़ने लगी, व्यापारियों की इज्जत बढ़ने लगी। भारत से हैं, लोग गर्मजोशी से स्वागत करने लग गए। देश में एक विश्वास पैदा हुआ कि हां, 21वीं सदी में हम कुछ करके दिखाएंगे। 20वीं सदी का उत्तरार्ध, 20वीं सदी के आखिरी वर्ष, 21वीं सदी का प्रारंभ उमंग और उत्साह का था। लेकिन पता नहीं 2004 के बाद ऐसा लगता था, कितनी कितनी आशाएं थी, हर किसी को लगता था अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिले हैं, बेदाग मिले हैं। देश ने 2004 से 2009 तक एक शब्द बोले बिना उन पर भरोसा करता रहा। कल ठीक होगा, अब अच्छा होगा, अब थोड़े दिन इंतजार करो, लोग मानते रहे। लेकिन 2009 जाते जाते
ये आशा अपेक्षा का गुब्बारा फूट गया और फिर जो देश गिरता चला मित्रों, आज हम कहीं के नहीं रहे हैं। मित्रों, दिल्ली में एक ऐसी सरकार चली है जो देश को साथ नहीं रख पाई है। मित्रों, सार्वजनिक जीवन में आलोचनाएं होती हैं, टीका टिप्पणी होती है, विरोध होते हैं, ये लोकतंत्र का चरित्र है और वो बुरा नहीं है। लेकिन कभी भी कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि देश उनके साथ चलने को तैयार न हो। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में आजादी से अब तक जितनी आलोचना, जितनी गालियां, जितनी टीका मोदी की हुई है, शायद किसी की हुई होगी। आप गूगल गुरु के पास जाकर के पूछो नरेंद्र मोदी का आता पता, और वो जो सारा मिले उसके अगर प्रिंट आउट निकालो तो ये जगह कम पड़ जाएगी, इतने कागज छप छप करके निकलेंगे। इतनी गालियां पड़ी हैं, इतने झूठे आरोप लगे हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने मुझे कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं। क्या हमने जनता जनार्दन की सारी अपेक्षाएं पूरी की होगी? हमसे भी कुछ कमियां रही होगी, हमने भी हर अपेक्षाएं पूरी नहीं की होगी, उनकी इच्छाएं अधूरी रही होगी, लेकिन हमारे इरादों पर उन्हें कभी शक नहीं हुआ। इस देश की जनता चीजों को समझती है। जब देश पर संकट था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, देश में अनाज का संकट है, युद्ध का समय है, एक समय खाना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के लोगों ने सोमवार को खाना छोड़ दिया था, लाल बहादुर शास्त्री को याद करके छोड़ दिया था। ये देश ऐसा है। मित्रों, हिंदुस्तान की जनता की ताकत कोई जानता नहीं है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुआ था, दुनिया के सबसे ईमानदार शहर कौन से हैं, और भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, दुनिया में सबसे ईमानदार शहरों में दूसरा नंबर मुंबई का है। जिस देश के नागरिक इतने ईमानदार हो, मेहनती हो, अगर आपको शासन में बैठे हुए लोगों को इन कोटि कोटि जनों पर विश्वास होना चाहिए, अगर उन पर विश्वास है तो देश में हम जहां भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र बदल चुका है दोस्तों। कुछ नेता आज भी 70, 80, 90 के दशक में जी रहे हैं। वो वही डायलॉग बोलते हैं जो उनके पुरखे 80, 90 में बोला करते थे। देश के नौजवान के मिजाज को वो पहचान नहीं पाए हैं। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नौजवान को
कौमवाद का जहर कोई पीला नहीं सकता है। इस देश का जवान अब एक ही भाषा समझता है, एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आरोपना करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और विकास। सब समस्याओं का समाधान विकास में है। आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो देश को विकास की ओर आगे बढ़ाए। मैं कल दिल्ली की एक रैली में था। उनके नाक के नीचे थी और कल मैंने कहा था, मित्रों, आप लोग भी व्यापार में हो, आप भी सोचते हैं कि भाई अगले साल क्या करना है, 2 साल के बाद कैसे करना है। अभी बेटा 16 साल का है, वो 20 साल का हो जाएगा, तब तक उसके लिए कौन सा नया व्यापार खोज के रखना है, किस प्रकार के नए क्षेत्र में जाएं। एक ही व्यापार करने से नहीं चलेगा, एक बेटे को दूसरे व्यापार में भेजो, दूसरे को तीसरे में भेजो। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप करते हैं, आपको समझ है ना? उनको नहीं है, इतनी नहीं है। मैं कभी कभी आप में से कई महापुरुष जब देश का बजट होता है तो टीवी डिबेट में होते हैं। सभी उद्योगकार आप लोग टीवी डिबेट में होते हैं बजट के बाद, और चर्चा क्या करते हैं? आपकी मजबूरी मैं समझता हूं, क्योंकि वित्त मंत्री को खुश तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी चर्चा क्या करते हैं? बजट के बाद हम चर्चा क्या करते हैं? इनकम टैक्स में रिलीफ मिला या नहीं मिला, सेंसेक्स ऊपर गया कि नीचे गया, यही करते हैं ना। हमारे देश के बजट के बाद मैंने अब तक कोई ऐसी डिबेट नहीं देखी है, इस बजट में देश के लिए विजन क्या है, जाना कहां है, कैसे जाना है, मंजिल कहां है, मुकाम कहां है, पहुंचना कैसे है, गति कैसी होगी और प्रगति का चित्र कैसा होगा, कभी नजर नहीं आता। अगर ये सोच है तो देश नहीं चलता। मित्रों, घर में भी परिवार के मुखिया का परिवार पर अगर कंट्रोल नहीं होता है तो देखते ही देखते अच्छे से अच्छे परिवार बिखर जाते हैं। आप देखिए, इन लोगों का अपने कामों पर कोई कंट्रोल है क्या? दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि 2009 में उन्होंने कहा था कि अगर हम चुन करके आएंगे, सरकार उनकी चल रही थी, फिर भी कह रहे थे कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे?
इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है, यही तो कारण है भरोसा टूट गया है। रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, भारत सरकार ने पिछले 3 महीने से हमें कहा है कि नहीं कहा है, फिर से रुपया ठीक हो जाएगा, फिर से ताकत बढ़ जाएगी? कहा कि नहीं कहा? मित्रों, वो रोक पा रहे हैं? कोई निर्णय कर पा रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि उन्होंने हिंदुस्तान की पूरी अवस्था पर से उनका कंट्रोल खो चुका है। उनका अगर कंट्रोल है तो सिर्फ सीबीआई पर है। थोड़ा बहुत है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। वो आज देखेंगे, वीडियो आज रात को देखी जाएगी, क्या मोदी के साथ हाथ किसने मिलाया, मोदी को माला किसने पहनाई, मोदी का स्वागत किसने किया। फिर वहां लिस्ट बनेगा, फिर वहां लिस्ट बनेगा, इनकम टैक्स की रेड कहां से शुरू करें। क्या लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के बदले के भावना से देश चल सकता है क्या मित्रों? ये आए दिन यही करते हैं। और उनको परेशानी ये है कि पिछले 10 साल से मोदी पर इतने जुल्म किए, लेकिन ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको कुछ होता नहीं। मोदी उस मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से सरदार पटेल बने थे, जिस मिट्टी से महात्मा गांधी बने थे, उसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। मित्रों, अभी मुझे चांदी से तोला गया। इनकम टैक्स वालों को जानकारी देता हूं, मैं चांदी ले जाने वाला नहीं हूं, आपका समय बर्बाद मत करना। ये जो चांदी से मुझे तोला गया है, उससे जितने ही रुपये मुझे मिल रहे हैं, वे सारे रुपये सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। मित्रों, चाइना ने अपनी पहचान बनाने के लिए क्या किया? सांघाई बनाया, सारी दुनिया के सामने सांघाई दिखाया, चाइना ने एक ताकत का परिचय करवाया। दुनिया का हर देश पूरे विश्व पर छा जाने के लिए कोई न कोई तौर तरीके ढूंढता है। मित्रों, हमारा भी एक सपना है, उस सपने में मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का? वादा? वो भरोसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हम गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं। और सबसे ऊंचा मतलब पता है? आज दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हम बनाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और उसकी साइज होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया
तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए काम किया था। आजाद हिंदुस्तान को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाणक्य के बाद 400 साल के बाद हिंदुस्तान की धरती पर इतना महान काम उस महापुरुष ने किया था। लेकिन एक परिवार ने उसको भुला देने के लिए 60 साल तक कोशिश की है, और हम वो हिसाब चुकता करना चाहते हैं। उन्होंने देश की एकता के लिए काम किया था, इसलिए इस स्मारक का नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वे लौह पुरुष थे, देश की एकता के लिए जिए थे, वो किसान के बेटे थे, और इसलिए हम इस स्मारक के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, भावात्मक रूप से एक करना चाहते हैं। इसलिए हमारी योजना है कि हिंदुस्तान के हर गांव से लोहा एकत्र करेंगे। लोगों से लोहा मांगेंगे, क्योंकि वो लौह पुरुष थे। लेकिन अगर किसी गांव में गए और कोई कहे कि साहब हमारे यहाँ एक पुराने जमाने की, शिवाजी के जमाने की एक तोप है, ले जाओ, पूरा पुतला उसी से बन जाएगा। न हमें तोप चाहिए, न हमें तलवार चाहिए, हमें तो किसान जिस औजार से खेती करता है वो औजार का लोहे का टुकड़ा चाहिए। क्यों? वो किसान थे। लोहा क्योंकि लौह पुरुष थे, और हर एक गांव से क्योंकि पूरे देश को मुझे एकता के भाव से, भावात्मक रूप से जोड़ना है। इस 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती है, उसके बाद पूरे देश में ये अभियान चलाएंगे। आप भी हिंदुस्तान के जिस जिले में आपकी पहुंच हो, जिस तहसील में आपकी पहुंच हो, जिस गांव में आपकी पहुंच हो, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई स्टैच्यू के लिए किसान के खेत में काम आया औजार का लोहे का टुकड़ा, और उसको पिघाल करके, मेल्ट करके इस भव्य स्मारक की पूरी रचना में उसका उपयोग किया जाएगा। और जहां आज नर्मदा डैम के पास सरदार सरोवर डैम जो है सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नाम पर है, वहां इसको बनाएंगे। आप अगर कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट पर जाओगे तो पूरी चीज मिल जाएगी देखने के लिए। और ये चांदी जो मुझे आप दी है, वो सारे पैसे मैं उस काम के लिए दे दूंगा। जिन्होंने ये काम किया है उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक पवित्र काम की शुरुआत की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आपने गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया, आपने एक संदेश दे दिया है परिवर्तन का। ये आपकी गर्मजोशी, ये आपका उत्साह, ये उमंग मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो हौसला बुलंद करता है, लेकिन उनकी नींद हराम करता है। और जैसे जैसे इनकी नींद हराम होगी, आने वाले 6 महीने में
बिना नींद को रहने वाला इंसान पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, वो सब करेंगे, वो सब कर बैठेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कहा ठीक 9 महीने के बाद देश सुराज्य के मार्ग पर चल पड़ेगा, देश विकास की राह पर चल पड़ेगा, देश भाग्य बदलने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा। इस पूरे विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।